जिनकी 4 चीजें हो चुकी होंगी, जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन, लैंड सीडिंग, ईएफएमएस एक्सेप्टेंस और ईकेवाईसी, ये चारों चीजें जिसकी कंप्लीट होंगी, केवल उसी किसान को इस योजना की अगली किस्त मिलेगी। और इसमें अगर हम लोग देखें तो एक और एस्पेक्ट है जो ओपन सोर्स के रजिस्ट्रेशन का है, वो तो उससे भी किसानों की संख्या बढ़नी है। जो हमारे पास पूर्व में डाटा है वो है 3,06,000 किसानों का, और इसमें से 2,29,000 किसानों की करीब करीब ई-केवाईसी पहले से हो रखी है। आज की डेट में करीब करीब 77,000, आज फिगर है एग्जैक्टली 76,454 किसानों की अभी ई-केवाईसी और होनी है। और ये एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि इतनी ज्यादा सीएससी है हमारे जनपद में, अगर ये सब लग जाएंगी तो ये ई-केवाईसी। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? नहीं सर, सही आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो ये जो 76,454 का डाटा है, इसको हम लोग बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। अभी मुख्य रूप से मैं यहाँ 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि ई-केवाईसी के लिए एक तो पीएम किसान पोर्टल है, वहां से आप लोग ई-केवाईसी का जो ऑप्शन है वहां से कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग बायोमेट्रिक से अंगूठा लगा के कर ही रहे थे। तीसरा, एक ऑप्शन फेस के लिए एक ऐप आया है पीएम किसान योजना का, उस ऐप की लिंक मैंने आज अभी सभी के साथ सुबह शेयर की थी, आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। एक उसके साथ हम लोगों ने पीपीटी शेयर की थी और साथ में एक वीडियो ऑडियो भी शेयर किया था, तो आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। उसमें बहुत आसान है, सिंपल, आप उसको एक बार रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्टर करने के बाद उसमें एम पिन जनरेट करेंगे, एम पिन जनरेट करने के बाद आप उसको ई-केवाईसी के लिए चले जाएंगे। ई-केवाईसी में किसान को सामने खड़ा रखना है और अपना मोबाइल उसके सामने करते हुए उसका फोटो खींचना है बिना हिले डुले, तो वो धीरे से डिटेक्ट कर लेगा और उसमें ऑटोमेटिकली लास्ट में आ जाता है ई-केवाईसी डन। ये मतलब बहुत शॉर्ट में मैंने प्रोसीजर आपको बताया है। अगर इसको डिटेल में चाहिएगा तो मेरे साथ इसमें मुकेश जी जुड़े हुए हैं, वो आपको अभी बता देंगे। लेकिन उससे पहले मैं चीजें बता दूं कि हमें क्या क्या चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है। नंबर 1 चीज तो ई-केवाईसी एक्सपेक्टेड है कि अधिकतर हमारे सीएससी जो हैं वो ई-केवाईसी को करें और इसको अभियान के तौर पे करें। एक पूरी की पूरी लिस्ट जिन किसानों की ई-केवाईसी नहीं हुई है हम लोगों ने आपके साथ शेयर की हुई है, उन पर मोबाइल नंबर भी हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके उनको बताएं कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो अगली किस्त आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए आपको ई-केवाईसी जरूरी है कराना। और इसके लिए सरकार ने आपको एक पैसा भी निर्धारित, फीस भी निर्धारित कर रखी है, वो आप उनसे चार्ज भी कीजिए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। चाहे आप फेस डिटेक्शन तरीके से कराएं, चाहे उसको कहते हैं उसको बायोमेट्रिक तरीके से कराएं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको कराना है। और इस समय जो हमारी 76,454 है, ये डेली की डेली कम से कम 300-400 नहीं 3-4 हजार कम होंगी, तब हम लोग शायद 15 जून को जो किस्त आने वाली है उससे पहले इसको खत्म कर पाएंगे। तो ये टास्क है हम सबके सामने, आपके सामने भी, और इससे जहां आप और सर्विसेज दे रहे हैं किसानों को, अन्य लोगों को, ये सर्विस भी दीजिए। एक तो मेरा ये कहना था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी किसान आप ही के पास पहुंचते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस लेने के लिए। मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप लोग उनके सबसे पहले गाइडेंस करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज आपकी कम है। तो मैं आपको भी बता दूं कि जैसे ही कोई किसान आता है तो आप जब उसका बेनिफिशियरी स्टेटस निकालते हैं तो उसमें 4-5 चीजें आपको दिखती हैं कि उसका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है कि नहीं हुआ है, लैंड की सीडिंग हो गई है या नहीं हुई है, ई-केवाईसी हो गई है या नहीं हुई है, पीएफएमएस एक्सेप्टेड है या नहीं है, ठीक है। और इस समय जो नया वाला अवेलेबल है उसमें ये भी पता चल जाता है एक्सेप्टेड है, और उसके बाद एनपीसीआई में वो आधार दर्ज है या नहीं है। तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनमें से कोई भी चीज ब्रेक करती है तो उस किसान को अगली किस्त बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो आधार ऑथेंटिकेट आप यहाँ करा लें,
उसमें नए जो आधार पहले लगे हुए थे और ऑथेंटिकेट अब तक नहीं कराए वो अब नहीं हो रहे हैं, लेकिन नेम मिसमैच वाला जो ऑप्शन है वो अभी काम कर रहा है। बहुत सी जगह नेम मिसमैच की वजह से भी ऑथेंटिकेशन रुका हुआ है, तो उसको आप नेम मिसमैच वाले को भी कर सकते हैं। दूसरा eKYC नहीं है। अभी 1 मिनट में बात पूरी कर लूं फिर हम लोग बात करेंगे, आप नोट कर लीजिए कहीं पे। उसके बाद कहते हैं जो आपका eKYC नहीं हुआ है तो eKYC को आपको करना है। आपके पास दोनों तीनों तरीके हैं, किसी तरीके से कीजिए। नॉर्मली जो फेस डिटेक्शन वाला है वो बुजुर्ग लोग हैं जिनके अंगूठे के निशान नहीं आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, तो उसको करिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि जिनके आधार में मोबाइल लिंक नहीं है, क्योंकि इसमें OTP आता है उसी मोबाइल पर जो आधार से लिंक है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसी दिक्कत है तो आसपास जो भी आधार सेंटर है वहां जाके तत्काल अपना मोबाइल उस आधार से लिंक करा लें और दूसरे या तीसरे दिन तक वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद उसका eKYC आप कर दें। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो लैंड सीडिंग की। अगर लैंड सीडिंग नो आ रहा है तो आप उससे कहिए कि ये बेनिफिशियरी स्टेटस ले लीजिए और अपनी खतौनी का प्रिंट ले लीजिए। ये दोनों लेके आप जिस जगह की जमीन है वहां के लेखपाल को या तो दे दें या फिर संबंधित तहसील में जाकर सीधे जमा कर दें, बेनिफिशियरी स्टेटस के साथ खतौनी, तो वहां से लैंड सीडिंग आपकी हो जाएगी। तो आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, eKYC हो गया, लैंड सीडिंग हो गया। चौथी चीज है PFMS रिजेक्टेड। अगर PFMS रिजेक्टेड आ रहा है इसका मतलब है या तो उसके अकाउंट से आधार नहीं जुड़ा हुआ, या तो आधार अकाउंट से जुड़ा है तो उसकी आधार की सीडिंग NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नहीं हुई है। इन दोनों ही कंडीशन में आपको उसको बैंक में भेजना है कि पहले अपने खाते से आधार जुड़वा लो। वो किसान कहेगा, या आप भी देख सकते हैं कि उसका अंगूठा लगाने पे पैसे निकल जाते हैं, इसका मतलब खाते से आधार जुड़ा हुआ है, लेकिन उस आधार को अगेन आगे NPCI में दर्ज नहीं किया गया है। कुछ जगह ये भी हो सकता है NPCI में दर्ज हुआ हो लेकिन स्टेटस पे आ रहा हो कि आधार नेवर इनेबल्ड फॉर DBT, आधार को DBT के लिए कभी इनेबल नहीं किया गया। इसका मतलब है जब NPCI में आधार को दर्ज किया जाता है तो उस समय एक ऑप्शन होता है DBT के आगे यस करने का, उसको यस नहीं किया गया है। तो इसमें तीनों चीजें हो गई। पहला, खाते में आधार को जुड़ना है, अगर आधार जुड़ा हुआ है तो आधार को NPCI में दर्ज होना है, और दर्ज करते समय DBT यस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जब वो NPCI का फॉर्म होता है उसका जो पहला ऑप्शन होता है उसको आपको सिलेक्ट करना है। इस तरीके आपको नहीं, क्योंकि ये काम या तो बैंक में होगा या पोस्ट ऑफिस में होगा, तो ये लेकिन आपको मार्गदर्शन उसका कर देना है कि ये काम आप करा सकते हैं, ऐसे करा। चेक आप अपने जब बेनिफिशियरी स्टेटस को निकालते हैं तो उसमें वहां पे कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पर दिखती हैं। तो इसके बाद जो मुख्य चीज रह गई वो रह गई ओपन सोर्स का डाटा। ओपन सोर्स में सारे पंजीकरण आपके स्तर पर हो रहे हैं, और पंजीकरण 2019 से लेके आज तक हो रहे हैं, लेकिन 2019 से लेके 2022 अक्टूबर तक पहले खतौनी और आधार अपलोड करने की सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से जितना भी वो डाटा हमारे पास आया हमने और तहसील ने वो रिजेक्ट कर दिया, ये कंडीशन लगाते हुए कि आप अपनी खतौनी की छायाप्रति और आधार की छायाप्रति पुनः अपलोड करें। इसके अतिरिक्त जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग खतौनी और आधार तो अपलोड कर रहे हैं लेकिन उसका डिटेल उसके डिटेलों में नहीं भर रहे, मतलब आधार का डिटेल भी और खतौनी का डिटेल भी वो नहीं भर रहे हैं। तो ये ना भरने की वजह से भी बहुत लोगों का रिजेक्ट हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप नया रजिस्ट्रेशन करें उसके सारे डिटेल्स कंप्लीटली भरें, और उसके अलावा उसके जो डॉक्यूमेंट हैं आधार और वो खतौनी उसको अच्छे से स्कैन करके अपलोड करें। उसका एक साइज है 100 KB का, वो आप उसके हिसाब से उसको करेंगे। दूसरा ये हो रहा है कि जब आप अपलोड करते हैं तो बहुत ही इनविजिबल, मतलब इस तरह का कभी कभी इमेज अपलोड कर देते हैं कि वो पढ़ने में नहीं आता, उसकी वजह से भी रिजेक्ट करते हैं। तो वो भी आप जब अपलोड करें तो देख लें कि आपने जो फाइल अपलोड की है वो पढ़ने लायक है कि नहीं है। तो ये चीजें, इसके अलावा एक दो लोगों ने ये भी नालायकी की है, मैं नालायकी शब्द यूज कर रहा हूं, कि उन्होंने खतौनी किसी की थी उस पर एडिट किया और उसको अपलोड कर दी।
मतलब 420 ही की है। 420 ही करने की कोशिश ना करें, इसमें आप भी फंस जाएंगे और वो किसान भी फंसेगा। जो एक्चुअल खतौनी है केवल उसी को अपलोड करें, कोई एडिट करके बिल्कुल किसी की भी ना करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा जब हम रिजेक्ट करते हैं तो वो अगेन आपके पास आता है किसान, क्योंकि उस पर कमेंट लिखा होता है रिजेक्ट का। क्योंकि शुरू में ये पता नहीं था जो रिजेक्ट कर रहे थे लोग, कि ये पोर्टल केवल इंग्लिश को सपोर्ट कर रहा है, तो लोगों ने हिंदी में कमेंट लिख के उसको रिजेक्ट किया। तो जब आप स्टेटस निकालते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगे हुए आते हैं, बजाय कि दिखने की कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि उसमें या तो आधार अपलोड नहीं होगा, या खतौनी अपलोड नहीं होगी, या लैंड आदि के डिटेल्स आपने सही से भरे नहीं होंगे। तो उसको पुनः खोल के उसको देख के पुनः अपलोड कर दें। एक और चीज सामने आ रही है, जिन लोगों ने नॉर्मल पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन कराया उनका तो अपडेशन नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जिन्होंने सीएससी के अंदर अपने लॉगिन में जाके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया था तो उनका अपडेशन भी सीएससी लॉगिन के अंदर जाके ही होता है, वो बाहर से नहीं हो पाता है। तो ये भी चीज आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि कई जगह ऐसा हो रहा है कि ये तो साहब अपडेट ही नहीं हो रहा, तो उस केस में ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है और करना है। तो इस समय जो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी और आपकी है वो है जो ई-केवाईसी है उसको अधिक से अधिक कराया जाए। दूसरा जो ओपन सोर्स का डाटा है, राहुल जी जरा 1 मिनट बंद कर लीजिए अपने माइक को। राहुल जी, तो इसमें कहते हैं जो ई-केवाईसी का डाटा है, इसके अलावा जो ओपन सोर्स का डाटा है वो आप ही लोगों के आसपास के किसान ने आपसे रजिस्ट्रेशन कराया है, और उस किसान को आप पर्सनली जानते भी होंगे क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र के हैं, उसी गांव के हैं। ऐसे किसानों में जो वारिस हैं, जिसके माँ या बाप मर गए हैं उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका अप्रूवल हम तभी करेंगे जब जिसका वो वारिस है उसको जो पैसा मिला है उसकी मृत्यु के बाद वो वापस कर देगा। जब तक वो पैसा वो वापस नहीं करेगा हम उसका पोर्टल पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर 1 सप्ताह में वो नहीं करता है पैसा तो हम रिजेक्ट भी कर देंगे उसको, और रिजेक्शन के बाद हो सकता है उसका दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी ना हो। इसलिए आप उन सभी को ये बता दें कि आप अपने माँ बाप की जो किस्तें उनकी मृत्यु के बाद आई हैं वो हर हालत में बैंक में जाके जमा कर दें। उसके लिए मैंने एक फॉर्म था, अकाउंट नंबर है एसबीआई का जो एनबीआरआई लखनऊ का है, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का, वो शेयर किया है आपको फॉर्म। उस अकाउंट में वो पैसा जमा होना है। बैंक मैनेजर्स को ये डायरेक्टेड कर दिया गया है कि सीधे उस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें। वो लेटर भी मैंने आपको शेयर किया है, सारे बैंक वाले कर रहे हैं। आप उस किसान को कहिए बैंक में जाके ये पैसा उसमें ट्रांसफर करें, और इस लेटर पर जो प्रारूप आपको दिया भर के उस पर यूटीआर नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर लिखवाकर बैंक की मोहर और साइन करा के कितना पैसा जमा किया है, डीडी कार्यालय में अपनी खतौनी, ये जो रिफंड किया गया पैसा है इसका जो प्रारूप है इसको, और आधार कार्ड को लेके साथ में पिताजी जिनके वो वारिस हैं उनका आधार कार्ड और मृत्यु सर्टिफिकेट लेके आएंगे, तो हम यहाँ से उसको अप्रूव कर देंगे। और ये काम अगले 10 दिन में हर हालत में करना है। यदि नहीं वो करता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है, या तो वो एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। और बार बार कहने के बाद भी अधिकतर लोग उसको पैसा जमा नहीं कर रहे। यहाँ ये भी मैं बता दूं कि उनको ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आपने 6 महीने से रजिस्ट्रेशन आपका करा रखा है, लेकिन वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप ये पैसा जमा नहीं कर रहे। और हो ये रहा है कि 4 भाई हैं तो वो ये कहता है कि पिताजी उसके साथ रहते थे तो वो पैसा जमा करेगा, या मैं क्यों पैसा जमा करूं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर उसकी 2 किस्तें या 3 किस्तें आएंगी तो 3 या 6,000 रुपए आपको जमा करने हैं। 3 भाई अगर मिल के करेंगे तो 2,000 जमा कर देंगे, लेकिन आपने 3 किस्तों का या 2 किस्तों का अपना नुकसान कर लिया जो इससे भी ज्यादा है, और आगे भी जितना डिले करेंगे उतना नुकसान ही करेंगे। तो ये बात भी उनको अच्छी तरह से समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। तो कुल मिला के मुझे यही कहना है कि ई-केवाईसी में आप लोगों के बहुत सहयोग की आवश्यकता है। जो ओपन सोर्स का डाटा है उसको अप्रूवल मैं बिल्कुल हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके वारिस जो है वो अपने पिताजी का जो भी पैसा
उनके मृत्यु के बाद उनकी किस्तें आई हैं उनको बैंक से वापस करा दें और उस सर्टिफिकेट के साथ डीडी कार्यालय बेरीबाग में आ जाएं तो हम लोग उसको अप्रूव कर देंगे। इसके अलावा जो कहते हैं अन्य चीजें हैं उसमें आपके स्तर की नहीं है, लेकिन जो फेस वाला ऐप है उसमें अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो हम लोग कुछ बता सकते हैं। दूसरा एक और हम लोगों ने एक आईपी एड्रेस शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसके माध्यम से आप लोग उसका बेनिफिशियरी स्टेटस निकाल सकते थे। उसका पासवर्ड वहां के उस गांव का एलजीडी कोड है, उसके आगे कैपिटल में COM लगा हुआ है और पासवर्ड 12345 है। उसमें केवल आप उसका बेनिफिशियरी स्टेटस देख सकते हैं और उस किसान की जो समस्या है उसको भी दर्ज भी कर सकते थे। तो उसको समस्याएं दर्ज करने की बजाय उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको सॉल्व करवाइए, बजाय कि उसको शिकायतें दर्ज करने या बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करने में उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। इतनी मोटी मोटी बातें थी जो मुझे कहनी थी। अगर वसीम जी कुछ बोल रहे हैं, जरा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर जी कॉल कर रहे हैं, ये नंबर लेना है सर। अच्छा, तो माइक म्यूट कर लीजिए अगर आपको बात नहीं करनी है तो। नहीं, ये और कोई फोन कर रहे थे सर जी। ठीक है, तो अपना माइक म्यूट फिर भी कर लीजिए, आवाज यहाँ तक आ रही है। ठीक है रजत जी, अब आप और विकास जी आप जो कहना चाहें या जो भी कोऑर्डिनेट करना चाहें बताएं। सर मेरे क्वेश्चन है। हाँ मोहित जी बताइए। सर आवाज आ नहीं रही है आपकी, थोड़ा पास कीजिए। मोहित थोड़ा लाउडली बोलो। जी सर एक फॉर्म आया था मेरे पास, इसमें सर क्या है कि इसमें मतलब सब चीज अपडेट है इनकी, मतलब स्टेटस जो हमने निकाला था। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, तेज बोलिए थोड़ा। हेलो, आपने जोर लगाया हुआ है क्या? थोड़ा तेज बोलिए कि भाई, सर को आवाज जाएगी तभी तो सर बता पाएंगे। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। जी सर मेरे पास एक फॉर्म आया था, मैंने उनका स्टेटस निकाला जैसे, तो उसमें सारी चीज यस थी, लैंड सीडिंग भी यस थी, KYC भी यस थी और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस थी। हाँ तो सर इसमें जो आ रखा है पेमेंट स्टेटस पे लिखा हुआ आ रखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट। हाँ ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। अब मेरी बात सुनिए, देखिए दो तरह के स्टेटस में और चीजें आपको मिलेंगी। एक करेक्शन पेंडिंग एट स्टेट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉप बाय स्टेट जो था ये वो था जब पहली किस्त रिलीज होने वाली थी और जब जिस नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ और उसका जो अकाउंट था उस पर जो नाम था दोनों में अंतर था और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वहीं से अपने आप दिल्ली से ही रोक दिया था कि जिनमें नाम मिसमैच हैं वो सारे अकाउंट होल्ड कर दिए थे उसने। और ये फर्स्ट स्टॉप इंस्टॉलमेंट स्टॉप बाय स्टेट जो है ये डाटा अभी रिलीज नहीं हुआ है। इस केस में उसको जब भी मिलेगा, जिस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन है वो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन इसको रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट अभी उसको डाटा को अभी ऑनलाइन दे नहीं रही है। जब भी देगी वो तो इस पे पुनः घोषणा पत्र और उसकी खतौनी अपलोड होगी, उसके बाद इसको बैक डेट से ही पैसा मिलेगा। दूसरा करेक्शन पेंडिंग एट स्टेट वाला जो है उसमें भी रिलीज होना है। ये वो लोग हैं जिनका या तो 3 किस्त के बाद आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, बाद में हुआ है, या 10वीं किस्त के बाद लैंड की सीडिंग नहीं हुई है वो लोग हैं, या 11वीं किस्त के बाद आधार बेस्ड पेमेंट था तो उनका PFMS एक्सेप्टेड नहीं हो पाया था, बाद में उन्होंने कराया वो लोग हैं, या जिनकी अब कहते हैं EKYC नहीं हुई है वो लोग हैं। तो ये सारी चीजें आपने करा ली हैं, बिल्कुल सही है। जब इनकी CMS पोर्टल है जो हमारे यहाँ, उस पर एक कंप्लेन दर्ज करानी है और ये लोग आ रहे हैं, इनको फोन भी किए जा रहे हैं। ये लोग अपने घोषणा पत्र को लेके, जिस पर लेटेस्ट घोषणा पत्र, वो भी मैं शेयर आपको कर दूंगा, पुराना वाला नहीं, लेटेस्ट घोषणा पत्र है, उस पर लेखपाल की रिपोर्ट लगा के अपनी खतौनी और आधार के साथ हमारे यहाँ जब भी संपर्क करेंगे तो इनकी कंप्लेन दर्ज करा देंगे। ये डाटा वहां से पेमेंट के लिए रिलीज हो जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो, जोर से बोलिए, आपकी बहुत कम आ रही है आवाज मोहित जी।
सर मेरा क्वेश्चन और था सर। मेरा नाम अनुज है हेलो? जी अनुज बोलिए। जी। अभी यहाँ ननौता ग्राम पंचायत बनेड़ा खेमचंद में कैंप किया हमने। जी तो वहाँ पे जो हमें किसानों का स्टेटस देखने में जो परेशानी हुई, उसमें उस पे OTP सिस्टम लगा दिया गया ठीक कह रहे हैं। और इन लोगों के मोबाइल नंबर दर्ज थे, किसी के खो गए, किसी के कुछ हो गए। तो मैं- वो किसान मैं- बिल्कुल, आप यही इसीलिए ये मैंने मीटिंग कॉल की थी एक्चुअली। या तो इसका मतलब ये है कि हमें- मेरा जो कर्मचारी था वहाँ। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए सर। चलिए मैं चाहता हूँ आप हमें कोई ऐसा लॉगिन दीजिए या लिंक दीजिए जिससे हम डायरेक्टली उसका स्टेटस चेक कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने बताया था जब मैं यहाँ अभी पे बोल रहा भीड़ था। बहुत ज्यादा होती है और मुश्किल से एक बंदे को 5 मिनट मिलती है। अब आप मेरी बात सुने तो मैं बताऊं। जी अभी मैं जब बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 2 ऐप हमने आपको select किए थे। एक आईपी एड्रेस किया था। आईपी एड्रेस मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। सर, उसे शेयर कर दीजिएगा इस ग्रुप में। शेयर भी कर दूंगा, आप सुन सर लीजिए मैंने ये। ग्रुप में शेयर किया था सर। हाँ तो बताइए, फिर आप इनको बता नहीं पाए सही से। 20.204.183.10 था ये आईपी एड्रेस है। ये मैम शेयर कर देंगे। और इसके साथ एक पासवर्ड और यूजर आईडी की फाइल थी, वो भी हमने शेयर की थी। उस यूजर आईडी जो है उस गांव का एलजीडी कोड है, उसके आगे कैपिटल में कॉम लगा हुआ है, COM कैपिटल में। बस यही है। पासवर्ड 12345 है। इस पर आप डायरेक्ट अपना मोबाइल को आधार नंबर डाल के या UPI डाल के सीधे उसका स्टेटस चेक सर उसे दोबारा शेयर कर देते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, हाँ, दोबारा कर कर देते दीजिएगा दोबारा। और सभी लोग जान भी लें, इसीलिए मैंने बुलाया था, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है कि उसको स्टेटस पहले पता हो, तब तो वो आगे की चीजें कर पाएगा। तो OTP का बाईपास है ये, और इसके द्वारा आप लोग सारे लोग चेक कर सकते हमारे हैं। किसी और का कोई सवाल हो तो बताइए। सर नमस्कार, एक क्वेश्चन है सर। हैं। जी राजीव जी। हाँ सर, क्वेश्चन ये है सर, एक बच्चा है, उसके गार्जियन एक्सपायर हो, मदर फादर दोनों, और ठीक दोनों है। एक्सपायर होने के बाद जो है जमीन बच्चे के नाम आ गई है। ठीक है। बच्चा 18 साल से कम है, क्या वो PM किसान के लिए वैलिड है या नहीं है? नहीं है। उसके लिए कोई प्रोसेस सर? नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। ठीक है सर, थैंक। हेलो सर। हाँ बताइए आशीष जी। सर, जो लोग अपात्र हुए हैं किसी कारण से, हाँ उनको जबकि वो पात्र हैं लेकिन वो किसी टेक्निकल इश्यू या अन्य किसी कारण से अपात्र हो चुके हैं, तो उन्हें पात्र करने का भी कोई प्रावधान है? देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं कि जो आदमी पात्र या पात्र की ये सब चीजें थी पहले पारदर्शी योजना पे जब हम लोग काम करते थे। अब वो पारदर्शी योजना से इसका कोई लिंक नहीं है। आप उसका आधार ले लीजिए, आधार लेके रजिस्ट्रेशन करिए। अगर उसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बस तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इसके अलावा पात्र अपात्र का कोई कंडीशन नहीं है। अगर उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसका एक बार रजिस्ट्रेशन है, और उस रजिस्ट्रेशन पे फिर जो कमियां हम लोग बता रहे हैं बेनिफिशियरी स्टेटस के हिसाब से, वो कमियां निकलेंगी और वो पूर्ण करनी है। इसका हाँ सर, पारदर्शी नया योजना से रजिस्ट्रेशन कोई होगा। लेना देना नहीं है। नया रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन नया करा दीजिए उसका तत्काल। हेलो जी सर जी एक जानकारी चाहिए थी। सुनो हाँ, सुनो मेरी वसीम बात। बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? मलिक बोल रहा हूँ सर। हाँ मलिक, बताइए। सर जी वो हमने CC से अप्लाई किया था, एक्सपायर होने के बाद उनके बच्चों के नाम से अप्लाई किया था सर। अब स्टेटस उसका रिजेक्ट दिखा रहा है सर, हाँ 1 साल के बाद। नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया कि 1 साल। तो वही बंदा बोल रहा था भाई एक आदमी बोलो एक बार में। हेलो। अरे लेखपाल अपना माइक बंद करो भाई। हेलो जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा सर, अभी जो हमारी UP एग्रीकल्चर वाली जो साइट आई है, जी सर। उस पे किसान पंजीकरण का नया ऑप्शन लिंक साइट मतलब शो कर रहा है, वो क्या है सर? हेलो, सुन रहे हैं सर आप? हेलो मुझे लाइन पे रहो 1 मिनट। जी जी
हेलो हेलो जी सर। अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ रहे हैं दोबारा। ओके हेलो जी सर जी। सभी ना अपना म्यूट रखो, एक एक आधी पर्सन पूछो, ठीक है ना, सभी और जी लोग सर म्यूट जी। कर। अभी सर दोबारा जुड़ रहे हैं, सर का वो कट गया फोन। एक सर जी लाइन पे नहीं है अभी। हेलो हेलो जी, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश पवार कृषि विभाग में तकनीकी सहायक कृषि के पद पे कार्यरत हूँ। अभी हमारे एक साथी पूछ रहे थे कि यूपी एग्रीकल्चर पे कोई नया ऑप्शन आया है। जी 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 सर, किसान पंजीकरण का वो फ्लैश कर रहा है, वो क्या है सर? यूपी एग्रीकल्चर साइट से आप पंजीकरण नहीं कर सकते हो। यूपी एग्रीकल्चर पे कोई हम भी नहीं कर सकते। अब यूपी एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिए आप। pmkisan.gov.in साइट पे हमें सभी किसानों का पंजीकरण करना है, ठीक है। यूपी एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिए, उससे कोई कुछ नहीं हो पाएगा, कोई पंजीकरण नहीं होगा, सब बंद कर दिया है सरकार ने। ये अगर नया पंजीकरण किसी का करना है तो pmkisan.gov.in पर जाकर सर हम इसको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो एग्रीकल्चर विभाग ने जो पीएम किसान के लिए जो डेटा उठाया वो पहले यहीं से उठाया था और इसी रजिस्ट्रेशन से उठाया था। अब वो बंद कर दिया गया है। तो ये अब हाइड किसी भी फ्लैश क्यों कर रहा है? लिंक क्या है ये? अरे ऐसा है, छोड़ सुनिए, दीजिए आप आप बार बार सुनिए, मेरी बात सुनिए मुकेश, एक मिनट रुको। ये आप सभी क्लियर हो जाइए। पीएम किसान योजना का पारदर्शी योजना से upagriculture.com से कोई लेना देना नहीं रह गया है पिछले 6 महीने से। इसलिए ये सब अपना दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दीजिए। जो कुछ करना है आपको पीएम किसान पोर्टल पे करना है, बाकी किसी साइट से कोई लेना देना नहीं है। इसका क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। सर एक क्वेश्चन था सर। बताइए सर एक क्वेश्चन था मेरा जी। सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सर जुड़े हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन था सर, उन 2019 में जो है डाटा फीड हुआ था पीएम किसान का, तो सर ये एसडीएम महोदय और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने डाटा फीड कराया था हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर, पूरे तहसील गुड़ का सर। अच्छा, कोई अगर हम पेमेंट के लिए बोलते हैं एसडीएम ट्रांसफर हो गया, अगर पेमेंट तहसील में बोलते हैं तो तहसील कहते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। राजीव जी रुकिए, ये क्वेश्चन मेरा सर ये क्वेश्चन मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है सर। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। और भी लोग हैं, आप फोन करिएगा, मैं लाइन पे लेके अलग से बात कराऊंगा। इस बारे में बात मत करिए। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन हमारा भी है। पंजीकरण से रिलेटेड, कैंप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पूछिए। सर कुछ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप पे ही ब्लॉक में रिजेक्ट हो गए थे। अब उनका ना तो नया आवेदन हो रहा है ना वही प्रोसेस में होता, उसका क्या समाधान है? देखिए, इस समय हम लोग जो बात करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं वो इस 77,000 ई-केवाईसी को करने के लिए और जो एनपीसीआई नहीं हुई है या ओपन सोर्स से जो रजिस्टर्ड हो गए हैं उनके बारे में करने के लिए। इसके अलावा हम लोग अभी कंसंट्रेट नहीं करेंगे। ये अभियान पूरा कर लें, इस तरह की मीटिंग अलग से हम लोग कर लेंगे जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस समय हमारी जो जरूरत है वो 77,000 लोगों को लाभ पहुंचाने पर है, ना कि इस पर कि जो 2-4 लोग बचे हुए हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने के लिए। तो केवल हम लोग 77,000 पे कंसंट्रेट करें इस समय। नमस्कार सर, जसविंदर बात कर रहा हूँ सरकावा से। हाँ बोलिए जसविंदर जी, बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन है मेरा। कुछ कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो आते हैं हमेशा, उनके जो अकाउंट से बंद हो चुके, जिसमें पीएम किसान की किस्त जाती थी, तो अभी सर उनके पास ऑप्शन है कि किसी दूसरे अकाउंट में कर सके वो? हाँ बिल्कुल ऐसा है, जिनके अकाउंट बंद हो गए। देखिए, ये बात बीच में मेरे से भी छूट गई थी कि जिनके अकाउंट बंद हो गए हैं या जो एनपीसीआई बैंक में नहीं करा पा रहे हैं या बैंक वाले उसकी कर नहीं रहे हैं, आधार से लिंक नहीं कर रहे, इन सब का सोल्यूशन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तुरंत उससे कहिए कि 200 रुपए दे के अपना अकाउंट खुलवा ले इंडिया पोस्ट बैंक में, कोई भी नजदीकी डाकघर हो वहां खुलवा ले, क्योंकि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट नंबर से नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो पेमेंट कर रही है वो आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। आधार जिस भी अकाउंट में जुड़ा होगा उस अकाउंट में पेमेंट हो जाएगा। और सबसे आसान तरीका पोस्ट बैंक में
खुलने का है खाता, वो लोग खोलने को तैयार हैं, कैंपों में भी जा रहे हैं और जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वहां भी खुल रहे हैं। तो आप बिल्कुल कह दीजिए कि जो भी PFMS रिजेक्टेड की प्रॉब्लम है, आधार लिंक ना होने की प्रॉब्लम है, NPCI की प्रॉब्लम है, उन सब का सोल्यूशन एक है, नजदीकी पोस्ट बैंक में जाके अपना पोस्ट खाता खुलवा लें, क्योंकि वो आधार से तुरंत खाते को लिंक भी करते हैं, आधार को NPCI में रजिस्टर्ड भी करते हैं और DBT यस के साथ करते हैं। तो ये एकमात्र सोल्यूशन है जो तुरंत आपके लिए उपलब्ध है। नमस्कार सर। हेलो होते जी। हेलो हेलो हाँ बोलिए, बोलिए आपने दो हेलो माइक एक जगह से बात करिए, दो जगह से मत करिए भाई। हेलो हाँ हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि इसमें जो खतौनी की नकल होती है ये अपलोड करनी है या दूसरे फॉर्म जो आते हैं पटवारी द्वारा, लेखपाल द्वारा, ये अपलोड करना है? आप कोई सा भी अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ये जाता तहसील लॉगिन पे है, तहसीलदार स्वयं उसको वेरीफाई करते हैं। आप चाहे उसको भूलेख वाला डाउनलोड कर दीजिए, चाहे वो लेखपाल से साइन करा के करिए, कोई सा भी करिए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। जैसे ये दूसरे वाले भाई अभी बोल रहे थे सर, उसमें कोई रीजन नहीं आ रहा रिजेक्ट का, और हमने काफी अप्लाई किए हुए हैं सर, 10-20 सुन ऐसे हैं लीजिए, हमारे। मैंने आपको बताया था, आपने सुना नहीं कि 2019 से लेके 2022 अक्टूबर तक जो डॉक्यूमेंट आए थे उसमें अपलोड करने की कोई सुविधा नहीं थी उस समय पोर्टल पे, आधार कार्ड, खतौनी वगैरह। और जो शुरू में हम लोगों ने रिजेक्शन किया था इस वजह से किया था, लेकिन उस समय हिंदी में लिख रहे थे या बिना रीजन लिखे कर रहे थे। तो ऐसे केस में अपडेशन आपको खोल के उसके अकाउंट का फिर से यही करना है कि उसका आधार अपलोड कर दीजिए, उसकी खतौनी अपलोड कर दीजिए और उसके लैंड के डिटेल्स सही से भर दीजिए। अगर वो भर के फिर से अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लैंड तहसीलदार के यहाँ पहुंचेगा, तहसीलदार साहब के यहाँ वेरीफाई होके मेरे यहाँ आ जाएगा, हम लोग कर देंगे। लेकिन वारिस के केस में जब तक पैसा जमा नहीं होगा हम लोग उसको नहीं करेंगे और रिजेक्ट भी कर देंगे अगले 10 दिन में, वो दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखिए। ओके जी बोलिए। कंपनी से बोल रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन करते हैं या करेक्शन करते हैं ना सर, तो उसमें जो PDF का साइज होता है सर 2 KB होता है। मतलब बुलेट की जो नकल होती है उसका साइज करते हैं ना, 2 KB में बड़ा हो जाता है। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, दोबारा से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। सर जो इसमें फाइल अपलोड करते हैं ना नकल, सर उसके लिए 2 KB सफिशिएंट नहीं है सर, वो ब्लर हो जाता है। अच्छा, ये आपका कहना है इसका साइज बढ़वा दिया जाए? जी सर। चलिए ये तो प्रयास करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो सुविधा है उसी को उपयोग कीजिए, वो अलग चीज है। ठीक है, और कोई? सर जो लोग पात्र हो गए थे, क्या उनका पिछला क्योंकि अब उनका नहीं है ऐसा, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन होगा, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन होगा उसका PM किसान पोर्टल पे उस दिन से उसको पेमेंट मिलेगा। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मैं अमरजीत फार्मर प्रोड्यूसर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर जी हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था। कहाँ पे कराया था? ये रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पे रिजेक्ट हो गया था। वो सर उसके बाद अगर हम दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो दोबारा करने नहीं दे रहा है कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जैसे आप, हम भी वारिस वालों का जिस दिन रिजेक्ट कर देंगे इनको दोबारा नहीं करने देगा। 1-1 साल आपका वेट कर रहे हैं हम लोग कि आप पैसा जमा करके उसको खत्म करें और उसके बाद आपका अकाउंट शुरू हो जाए, पिताजी का अकाउंट बंद हो जाए, लेकिन आप लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है वो रिजेक्ट हुए होंगे तो वो नहीं हो रहे होंगे। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक केस है तो मेरे पास आइएगा, उसको लेकर मैं बात करूंगा। न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन था शुरू से ही, लेकिन अब तक वेरीफाई होने की वजह रिजेक्ट हो गया, अब दोबारा से हो नहीं पा रहा। भाई ये तो आप उसको स्पेशल केस कोई हो तो लेके मेरे पास आइएगा, मैं उसको दिखवा लूंगा। ठीक है। हाँ अब मैं ये अनुरोध करूंगा, 1 मिनट, मुकेश जी मेरे साथ जुड़े होंगे। मुकेश, आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी सर। आप जरा एक बार इनको दोनों
बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे निकलेगा और ई केवाईसी फेस वाली कैसे होगी, इसका दोनों का एक बार फिर से बता दें। बहुत सारे लोग बाद में जुड़े होंगे तो उनको दोबारा से पता चल जाएगा और इसका सही उपयोग करके हम लोग अच्छे से ई केवाईसी कर, जरा बताएं। सुने सभी लोग, जरा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी सर। बताएं। साथियों नमस्कार। देखिए साथियों, सबसे पहले तो हमने किसान की बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि वास्तव में क्या समस्या है तो हम उस पर काम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सरकार ने, एक साथी ने कहा था कि सरकार कोई ऐसी आईडी बना के दे दे, कोई ऐसा पोर्टल बना के दे दे जिसे आसानी से हम किसी भी किसान की बेनिफिशियरी चेक कर सके, उसकी समस्या को चेक कर सके। उसके लिए सर ने एक ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है और अभी बताया भी गया था आपको। उस लिंक को क्या करना है, उस लिंक को आपने कॉपी करना है ग्रुप से और जाकर गूगल पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप गूगल पे पेस्ट करोगे और सर्च करोगे तो उसके बाद में एक पेज खुलेगा हमारा। उस पेज पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ आएगा। अब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। लॉगिन आईडी में क्या करना है, कैपिटल अक्षर में COM, सभी साथी ध्यान से सुन ले, कैपिटल में हमें कैपिटल में डालना है COM। और जिस भी ग्राम पंचायत में आप कार्य कर रहे हो उस ग्राम पंचायत का LG कोड। LG कोड क्या होता है, LG कोड रिवेन्यू कोड होता है। जैसे आप किसी भी गांव की खतौनी निकालते हो तो उस खतौनी पे लिखा रहेगा कि गांव का कोड क्या है, 6 अक्षर का होता है, 10 84 85 ऐसे करके 10 11 12 ऐसे करके, मतलब 6 अंकों का। आप किसी भूले की साइट पे जाके जिस भी गांव का आप भूले निकाल लोगे तो उस पर रिवेन्यू कोड लिखा रहेगा, उसको ही LG कोड बोलते हैं। तो लॉगिन में COM संबंधित ग्राम पंचायत का LG कोड और उसके बाद में आपने पासवर्ड डाल देना है 1 2 3 4 5। पासवर्ड डल गया हमारा। जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे तो आपने अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद में हमें अपनी जीमेल आईडी और तीसरे नंबर पे हमें आप अपना, अगर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो पदनाम, अगर आप CSC चला रहे हैं तो CSC का अपना नाम डाल सकते हैं और कहाँ की CSC है ये डाल सकते हैं। उससे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे पोर्टल पे। उस पर रजिस्टर्ड होने के बाद में आप जैसे ही रजिस्टर्ड होंगे तो उसमें बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है शिकायत। शिकायत पे जाएंगे, किसी भी किसान का हमने स्टेटस चेक करना है तो शिकायत पे जाके हम 3 तरह से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो किसान रजिस्टर्ड है, जो पुराने किसान है हमारे और उनको किसी कारण से किसान सम्मान निधि रुक गई उनकी, या तो 3 किस्त के बाद रुकी है या 1 किस्त के बाद रुकी है या 10 किस्त बाद रुकी है या 12 किस्त के बाद रुकी है, उन किसानों का बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए शिकायत पे जाएंगे और 3 तरह से हम चेक कर सकते हैं। पहला, हम किसी भी PM किसान आईडी से हम चेक कर सकते हैं, वो आपके पास उपलब्ध नहीं होगी। दूसरा, हम उसके मोबाइल जो रजिस्टर्ड होगा PM उसके पंजीकरण में, उससे चेक कर सकते हैं, हो सकता है वो भी आपके पास उपलब्ध ना हो। तो आपके पास में आधार कार्ड जरूर उपलब्ध होगा किसान का, क्योंकि किसान आधार कार्ड लेके अवश्य आएगा। तो आप उसमें आधार कार्ड डालेंगे तो उससे आप बेनिफिशियरी चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी आधार कार्ड डालेंगे तो बेनिफिशियरी खुल जाएगी। सबसे पहले तो व्यक्ति का, उस किसान का व्यक्तिगत आप 6 तरह से वो खुलेगी, 6 अलग अलग कॉलम में। पहले नंबर पे लिखा होगा व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण में हमें ज्यादा आवश्यकता की जरूरत नहीं है, वो किस गांव का रहने वाला है, क्या है। दूसरे नंबर पे हमें पता चलेगा उस किसान का गांव, किस गांव में वो फीड है। हो सकता है ग्राम पंचायत आपकी हो, फीड किसी अन्य गांव में है, उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। तीसरा, हमें खोलना पड़ेगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा उसकी योग्यता, किसान की योग्यता। यहाँ से बेनिफिशियरी चेक होती है योग्यता पर। उस योग्यता में जाके पहले 4 चीजें मुख्यतः है। पहली, EKYC। जब योग्यता में खोलेंगे तो EKYC अगर यस हो रखी है तो यस आएगा, अगर नो होगी तो नो होगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि EKYC नो है। दूसरी, उसमें आप देख सकते हो लैंड सीडिंग।
अगर लैंड सीडिंग यस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लैंड सीडिंग नो है। वो आपको आधार कार्ड खतौनी लेके संबंधित लेखपाल से देनी है या आपको तहसील में पहुंचा देनी है किसान को। तीसरा एक हमारा आता है आधार ऑथेंटिक सक्सेसफुल। कुछ का तो सक्सेसफुल आएगा लिखा हुआ अधिकतम, कुछ लोगों का रिजेक्ट आएगा। अगर रिजेक्ट है तो उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका दोबारा से नया पंजीकरण होगा। अगर उसका नाम मिसमैच है तो वो पोर्टल पे उसकी नेम की स्पेलिंग सही की जा सकती है। अगर उसके नंबर के क्रमांक आधार के गलत है तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए नया पंजीकरण हो जाएगा ओपन सोर्स से। एक हमारा सबसे बाद में जो सबसे जरूरी है हमारा PFMS स्टेटस। अधिकतर लोगों का PFMS स्टेटस रिजेक्ट बताएगा वहाँ। अगर वो रिजेक्ट है तो हमें किसान को पोस्टल पेमेंट बैंक में, जैसे सर ने भी बताया है, पोस्टल पेमेंट बैंक में उसका खाता खुलवाना है। और ये 4 समस्याएं हमारी मेन है। इसके बारे में अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहता है तो मुझे बताएं, फिर मैं नहीं तो जो फेस ऐप है हमारा जिससे हम EKYC करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लिंक पहले भेज फेस दो। ऐप के बारे में बताओ। जी सर, साइट के लिंक मिल जाता सर, उसका पता लग जाएगा फिर। ओके सर, हेलो लिंक आपको सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा जल्दी। हेलो सर, जी जी हेलो सर, एक PM किसान जो किसान है उसके उसमें सस्पेंडिंग आधार आ रहा है, तो नाम वगैरह भी सब सही है, तो क्या प्रॉब्लम है सर? पेंडिंग आधार आ रहा है। सस्पेंडिंग आधार। सस्पेंडिंग आधार के लिए आप उसको जो हमारा आधार सेंटर है वहां से उसके फिंगरप्रिंट्स आपने अपडेट कराने पड़ेंगे। वो सर करा दिया अपडेट, करीब 6 मंथ हो गए करा देते अपडेट, तब भी नहीं हो पा रहा सर। हाँ, वो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो बहुत कम केस है, मुश्किल से आधा % भी नहीं है, बहुत कम केस है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाते। और एक सर, एक कस्टमर का आधार लिखा हुआ है उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो जिंदा है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट आती है लिखी हुई, तो उसके लिए आप ऑफिस में भेज सकते हो। सर ने बताया है कि ऑफिस में उसके डॉक्यूमेंट्स उपकृषि निदेशक कार्यालय सहारनपुर आप भेज दे और वहां से वो CMS पोर्टल पे शिकायत भेज दी जाएगी लखनऊ। ओके ठीक है। कुछ किसानों के ना खतौनी नोट अपलोड आता है सर, लिखा रिजेक्ट होता है सर खतौनी नोट अपलोड, तो खतौनी नोट अपलोड में सर कैसे अपलोड करनी पड़ेगी सर? वो भी बताऊंगा मैं, वो ओपन सोर्स का है। अभी आप उन किसानों के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो पहले से रजिस्टर्ड है। जी सर, जो रजिस्टर्ड है पहले से और उनमें कोई समस्या है उनको ठीक करने के लिए बेनिफिशियरी स्टेटस के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो वो ले सकता है। लिंक जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगा अगर नहीं हुआ होगा तो। मुकेश ठीक है सर। जी सर, विकास की बात कर रहा हूँ सर। एक चीज ये पूछनी थी, जैसे मैं अभी एक विवरण मैं खोल के देख रहा था खुद, ठीक है, तो उसमें भुगतान की जैसे योग्यता है एक, उसमें हमारा है वहाँ पे इनएलिजिबल दे दिया। इनएलिजिबल का मतलब यही है कि वो अपात्र है। अपात्र के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो आयकरदाता हो सकता है वो किसान मृतक हो गया हो जी, ठीक है, हो सकता है वो पेंशनर हो, तो वो अपात्र कर दिया गया है। अगर वास्तव में पात्र है तो उसके लिए सर ने अभी बताया है कि DD उपकृषि निदेशक कार्यालय बेरीबाग पर किसान का आधार कार्ड और जी घोषणा पत्र जो लेखपाल से प्रमाणित करा के देना है और जी खतौनी, ये चीजें DD सर के यहाँ ऑफिस में जमा करनी है। उसकी शिकायत लखनऊ भेजी जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको देखो सर, अब जो सबसे जरूरी सर ने हमें आदेशित किया है कि हम अब जो 14वीं किस्त है वो EKYC के थ्रू। एक समस्या रखना चाहूंगा सर। एक मुजफ्फरनगर जिले का पंजीकरण है और वो सहारनपुर जिले में हो रखा है, उसका क्या समाधान है? सहारनपुर जिले से उसकी किस्त रुकी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है उसे? नहीं सर, किस्त तो बराबर आ रही है, लेकिन जब उसका हम कृषि यंत्रों के लिए पंजीकरण करते हैं तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि किसान जो है मुजफ्फरनगर का है, वो पंजीकरण होगा वहाँ। उसकी समस्या के लिए अभी ये कार्यक्रम नहीं है, उसके बाद सर को बाद में भी बात कर सकते हो आप इसके लिए। अब देखो साथियों, जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। बाकी अब EKYC पे फोकस रखना है। EKYC हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला तो हम PM kisan.gov.in साइट पे जाके
केवाईसी का ऑप्शन आता है। अगर किसान के मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार में, तो उस आधार पे ओटीपी जाए। पहले तो किसी भी मोबाइल पे जाएगा, वो जो बता दे किसान 4 नंबर का। उसके बाद में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 नंबर का ओटीपी जाएगा। ये चीज सभी साथियों को मुझे लगता है की होगी और पता होगा। दूसरा, हम बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं अपनी CSC ID से। इसके बारे में भी आप लोगों को सभी को जानकारी होगी। उसमें बायोमेट्रिक में समस्या ये आ रही है कि कुछ लोगों के अंगूठे नहीं आ रहे हैं। उसके लिए सरकार ने एक नया ऐप तैयार किया है। उस ऐप का नाम है किसान, PM किसान GOI। गूगल पे जाएंगे हम, PM किसान GOI डालेंगे तो ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे अपने फोन में। जैसे ही फोन में ऐप डाउनलोड होगा, उसके बाद में हमें उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें सबसे पहले लैंग्वेज मांगेगा, आप हिंदी लैंग्वेज में काम करना चाहते हो या इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम कर देंगे। उसके बाद हमें रजिस्टर्ड होना है उस ऐप पे। रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी किसान का PM किसान ID डालेंगे, और PM किसान ID डालने के बाद में उसके पंजीकरण पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे एक OTP चला जाएगा 4 नंबर का। वो OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद में जैसे भरेंगे हम तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में हमें अपना एक MPIN बनाना पड़ेगा। MPIN हमें बहुत बिल्कुल सामान्य बनाना है, क्योंकि उसकी आवश्यकता बार बार पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 नंबर का कुछ भी बना सकते हो जो आसान हो, आपको आसान लगता हो। जैसे ही MPIN बनेगा उसमें ऑप्शन आएगा, उसमें किसान का डाटा खुल जाएगा पूरा। भैया आवाज मत करिए थोड़ा। जैसे मोनू कौन है? मोनू अपना माइक बंद करिए। मोनू, जैसे MPIN हमारी तैयार हो जाएगी बनके, उसके बाद में उस किसान का डाटा खुल जाएगा। उसमें लिखा रहेगा eKYC नो। तो उस ऑप्शन पे जाएंगे हम, तो उसमें लिखा रहेगा कि क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर eKYC करने के लिए आप ओके दबाए। तो ओके में आपको जैसे ही दबाओगे तो उसमें MPIN आपका भरना पड़ेगा जो आपने बनाया है। MPIN भरने के बाद में सबमिट करना पड़ेगा, और सबमिट करने के बाद में वो एग्री कर मांगेगा कि आप प्लीज प्रोवाइड कंसेंट टू स्कैन फेस फॉर eKYC। मतलब उसके लिए आप एग्री हो या नहीं हो, उसको एग्री करके स्कैन करेंगे। और स्कैन करने के लिए आपने क्या उसका नाम, अच्छे तरीके से उसका चेहरा स्कैन करना पड़ेगा हमें। आंखें खुली हुई हो और फोन नजदीक हो बहुत, बिल्कुल जो जिस किसान का हम फेस स्कैन कर रहे हैं उसके नजदीक हो फोन, और आंखें उसकी अच्छे से खोल दी जाए। उसके बाद में जैसे ही हम स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद में उसका चेहरा स्कैन होगा। उसके बाद में आप सबमिट करोगे तो सक्सेसफुली eKYC उसमें लिखा हुआ आएगा। ये प्रक्रिया है फेस ऐप का प्रयोग करने की। और इसे आप ग्रुप में वो भी डाल देंगे, इसकी PDF भी बनी हुई है। PDF में अलग अलग फोटो है, उसमें आप देख सकते हो किस उसमें हमने कौन सा स्टेप करना है, क्या करना है। ये तो बात हुई फेस ऐप की। अब हमारे अब क्या समस्या आ रही है, कुछ हमारे साथी बोल रहे थे कि ओपन सोर्स से कुछ रिजेक्ट हो गए किसान, उनका पंजीकरण हुआ था और वो ओपन सोर्स से रिजेक्ट हो गए। उसके लिए आपने उनका खतौनी अपलोड करनी है। खतौनी अपलोड करने का तरीका क्या है, PM किसान ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स से करनी है, अपनी ID से नहीं करनी। अगर ID से पंजीकरण हुआ होगा नया तो ID से होनी है, अगर बिना ओपन सोर्स से हुआ है तो ओपन सोर्स से करनी है। मैंने तो अधिकतर जितने भी किसानों की अभी तक खतौनी दोबारा से अपलोड कराई है जिनका डाटा तहसील से रिजेक्ट हो गया है, उसमें सबसे पहले तो किसान का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। उसके बाद में हमें जैसे ही हम pmkisan.gov.in पे जाएंगे तो उसमें आप एक ऑप्शन आएगा स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर /CSC। उस ऑप्शन पे जाके वो किसान का आधार नंबर मांगेगा, उसके बाद में वो मोबाइल नंबर मांगेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उसके बाद में हम दोबारा से
किसान को उसकी खतौनी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में वो फिर हमारा तहसील लेवल पे शो करने लगेगा, पेंडिंग फॉर सब डिस्ट्रिक्ट ओब्लिक ब्लॉक लेवल। तो इस तरीके से हम उसका दोबारा खतौनी अपलोड कर सकते हैं। और ओपन सोर्स में भी अगर किसी का नया पंजीकरण हमने करना है तो वो भी अधिकतर आप ओपन सोर्स से करिए। और एक चीज मैं भूल गया आपको बतानी, अगर किसी भी किसान का रिकॉर्ड रिजेक्ट हो गया तहसील से ओपन सोर्स, रिजेक्टेड बाई सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, और ऑप्शन उसमें साइड में लिखा होगा खतौनी नॉट अपलोडेड, तो उस केस में हम जैसे अपलोड करेंगे खतौनी, और खतौनी अपलोड करने के बाद में CSC से हमें फीस भी काटनी है उसकी, जो 15 रुपये कटती है। अगर आप फीस नहीं काटोगे 15 रुपये तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी, वो फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तहसील के जैसे तहसीलदार साहब अपने लॉगिन से उसे अप्रूवल करेंगे तो वहां से फिर रिजेक्ट हो जाएगी। यही काम हमें नए पंजीकरण में करना है। कोई भी नया पंजीकरण आपने किसी भी किसान का करना है तो सर्वप्रथम उसका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, और आपने ओपन सोर्स से उसको पंजीकृत करना है pmkisan.gov.in साइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके। और उसमें करने के बाद में जो प्रक्रिया आएगी वो आप कर लोगे, उसके बाद फिर आपने 15 रुपये फीस काटनी CSC से अपनी अनिवार्य है, नहीं तो दोबारा से फिर वो तहसीलदार पोर्टल पे पहुंचेगा सर के यहाँ और वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। इस बारे में अगर किसी साथी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहता हो तो मेरा ये सवाल है जी। हेलो, अगर हमें कोई दिक्कत आए 5 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, और हम आपको कॉल करें, हमारा फोन उठा लोगे? बिल्कुल उठाएंगे आपका फोन पर। मेरी भी देखा है, ड्यूटी लगी हुई है। मेरी बात सुन, मैं हमने देखा है ऐसा है, सुनिए 1 मिनट सुनिए। आपका जो ये ग्रुप बना हुआ है इसमें जुड़े हुए हैं हम लोग भी, आप उस पे वो मैसेज डालिएगा, आगे पीछे हम उसको देख के उसका जवाब दिलवा देंगे आपको। ठीक है धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्योंकि अधिकतर हमने ऐसा देखा है, लोग हमसे काम तो करवाना चाहते हैं सर। नहीं फोन नहीं उठा पाएंगे, बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे, लेकिन आपका जो मैसेज होगा वो पढ़ के आगे पीछे जब भी समय मिलेगा हम उसका जवाब दिलवाएंगे आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और दूसरा ये जो आपकी जो सुनिए 1 मिनट, जो आपकी ये वो बताया आपने कि लोग हमसे काम करवाना चाहते हैं, हम आपसे कतई फ्री में कोई काम नहीं करा रहे। आपकी CSC की सब चीजों की फिक्स है, आप वो चार्ज कीजिए उनसे और उनको करिए। हमने तो आपको फैसिलिटेट किया है, आपको जानकारी दी है जिससे कि आपका कस्टमर सही तरीके से आपसे गाइड हो और सही तरीके से उसको आप लाभ पहुंचा सकें। सर आपने थोड़ा बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा सर, सरकार हमारे लिए इतना करती है, इतना तो हम कर देंगे सरकार लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए रजत जी अब आप अपना कंक्लूड कीजिए। काम हो रहा है। सर ये लिंक भिजवा दे सर ग्रुप में। बिल्कुल अभी भिजवा देंगे। अब आप मैंने डाल दिया, काफी ग्रुप्स में डाल दिया सर, और ग्रुप्स में डालने लगा। ठीक है सर, ये समस्या का भी समाधान बता दीजिए। जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, कानपुर में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसका कोई समाधान नहीं है आज की डेट में। आप मुझसे बाद में बात कीजिएगा, ठीक है? आज केवल और केवल eKYC की बात कीजिए, ओपन सोर्स की बात कीजिए, रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत, और आप सभी लोग मोटिवेटेड होकर इसमें लगिए और इसको तेजी से करवाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जी एक हमारा क्वेश्चन है कि 3-4 साल से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। भाई मेरी बात सुनो, सर ने सारी चीजें आप लोगों को बताई है, ठीक है? हेलो नहीं सर, वो ना पेंडिंग 3-4 साल से हो गया, तो उसका कोई रीजन ही नहीं आ रहा, ना रिजेक्ट हुआ ना कुछ हुआ। देखिए अभी आप क्या करने लगे, आप अपने लिए पूछने लगे। अभी मेन मुद्दा यहाँ पे क्या था कि भाई हम लोग जो KYC करेंगे, जो कैंप चल रहा है सर, KYC तो करीब 99% KYC हुई है भैया। 99% KYC उन्हीं की बंदों की रही है, या तो मृतक है भाई, आप सभी का ये रीजन है। ऐसी बात नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं जी। विकास जी वो ग्रुप में लिंक डलवा दो आप, ये तो चलती रहेंगी सर चर्चाएं।
केवाईसी तो किसी का एक करीब पेंडिंग है, सभी किसी की का होगी 2 है। पेंडिंग है सर, ये तो चलती रहेंगी सर जैसे ही सर वो ग्रुप में लिंक डलवा दो आप। हाँ भाई मैं डाल रहा हूँ, मैंने डाल दिया, काफी ग्रुप में डाल दिया, काफी में और डाल, ठीक है, सभी को मिल जाएगा। जी 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 सर, ये तो एक दो दो सबकी है सर प्रॉब्लम, स्टेट लेवल पे लेके बैठे एक प्रॉब्लम को थोड़ी सोल्व हो जाएगी सबकी। हाँ ठीक है, नहीं अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम है, वहां पे जब आप कैंप लगाते हो, ठीक है, वहां पे और लोग भी आते हैं, कृषि से भी आते हैं, तहसील से भी आते हैं, सब आते हैं। अगर वहां पे आपको खुद का भी डिस्कस करना है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं सर, एक के लिए थोड़ी होगा सर, एक को लेके बैठ जाएंगे तो इससे काम थोड़ी चलेगा, तो और भी तो बहुत ऐसे काम करने सर, ये थोड़ी एक कस्टमर को लेके बैठ जाएंगे। जिलाधिकारी बिल्कुल महोदय के सही कह रहे सख्त आदेश है इस हैं। चीज के लिए, ठीक है ना। हम नहीं चाहते आपको किसी तरीके की, भाई आपका ये जो हमारा ई डिस्ट्रिक्ट का कार्य चलता है वो प्रशासन के थ्रू ही तो चलता है। जी 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 हम चाहते कि हमें कोई दिक्कत हो किसी तरीके की भी, इसलिए आप इस चीज में मन लगा के काम, केवाईसी करो, या अगर कोई भी फिर भी दिक्कत आती है हम सर को दोबारा जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो ठीक है लिंक भाई, करवा दो बस, कोई नहीं। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो